अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। मीन्स हम क्या डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स जो दो टाइप के माइक्रोस्कोप एनसीईआरटी में गिवन है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले हम छोटे से टॉपिक है, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म क्या है? एज यू नो दैट इन 12th क्लास वी आर टेकिंग एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म क्या होगा, हुज एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। जिस हर केस में अगर गिवन नहीं है पेपर में भी एग्जाम में भी, तो वो आपको 60 डिग्री एज्यूम करके चलना है, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर प्रिज्म। एज यू नो दैट, जैसे कि आपने अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था 10th क्लास में, कि अगर कोई वाइट लाइट प्रिज्म से पास होगी देन इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 7 कलर्स। तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन कहेंगे, ठीक है। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देंगे। तो क्या अगर हम इस पर एक वाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे देन इट विल डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स। तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। कैसे? दिस इज वाइट लाइट तो इंसिडेंट की है इसके। अच्छा, मैं ये बता देती हूँ आपको कि जो एक प्रिज्म होगा, जैसे ये मेरे पास एक प्रिज्म है, ये दोनों इसकी रिफ्रैक्टिंग फेज है, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, और ये क्या है, ये इसका बेस होगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे रखा है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ, इस टाइप से मैंने इसको प्लेस कर रखा है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, जो दोनों रिफ्रैक्टिंग फेज है इनके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ये बेस होगा। तो जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड्स बेस बेंड होगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बेस की जो इसका बेस होगा वहां से कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब हमें पता है कि 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है, बाहर एयर है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो अगर मैं ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ तो रे किसकी तरफ बेंड करेगी, रे बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रे टू डेंस से मूव कर रही है तो रे ऐसे बेंड कर जाएगी, ठीक है। अब डेंस से टू रे जाएगी, फिर से एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले इसमें ये देखो कि जो वाइट लाइट है, हमारा जो फिनोमिना है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी मैं डिस्पर्जन के बारे में आपको डिस्कस कर रही हूँ कि जो आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रे विल डिवाइडेड इनटू 7 कलर। ये रे किस में डिवाइड हो जाएगी, 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली डिस्पर्जन दिखा रही हूँ, ठीक है, 7 कलर, ठीक है। तो मैं फर्स्ट और लास्ट वाले कलर के बारे में यहाँ पर बता रही हूँ। विबग्योर बनता, आपने सुना भी होगा, विबग्योर, GYOR मीन्स सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, रेड, और सबसे नीचे क्या हो जाएगा, वॉलेट, ठीक है। तो हमें देखना कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में हुई है और सबसे कम डेविएशन किस में हुई है। तो हमने देखा कि सबसे कम डेविएशन किस में हुई है, और हम क्या है, एक तो वेवलेंथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन हमने देखी कि देखो ये सबसे नीचे की तरफ बैंड हो गई है, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में आई है, वॉलेट कलर में आई है। किस में आई है सबसे ज़्यादा डेविएशन, वॉलेट कलर में आई है। और जो ये ऊपर वाला है, सबसे कम डेविएशन किस में आई है, रेड कलर में आई है, ठीक है। तो आपने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो रेड लाइट है या डेंजर सिग्नल जो होते हैं वो रेड कलर में क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, वॉलेट की सबसे कम होगी, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। ये आपने पढ़ा भी होगा, मैं इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रही हूँ, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। मीन्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। यहाँ से हमें पता चला है कि अगर वेवलेंथ रेड की सबसे ज़्यादा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होगा, वॉलेट का होगा, ठीक है। और वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज वेरी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉलेट, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, मीन्स कितना बेंड करेगी, डेविएशन किस में ज़्यादा होगी, वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ से। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, या डेविएशन भी बोल सकते हैं हम इसको, बेंडिंग ऑफ लाइट इज ग्रेटर
या इज maximum in violet in comparison to bending of light in violet. तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि white light after passing through prism divided into 7 colors so that we will obtain a pattern of Vibgyor. Vibgyor means violet to red color एक कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें. रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि इसमें डेविएशन सबसे कम होती है. डेविएशन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ है. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा उसकी बेंडिंग भी ज़्यादा होगी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा वॉलेट का होगा तो इसकी बेंडिंग भी या डेविएशन भी सबसे ज़्यादा वॉलेट कलर की होगी. ठीक है. नाउ कम टू द टॉपिक. टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो क्या फिनोमिना होगा? इसमें रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर मूव करेंगे. तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. उससे रिलेटेड आपने एक एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा लैब में. अगर वो एक्सपेरिमेंट अच्छे से किया है तो जो अपना ये टॉपिक होगा इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. चलो अब हम डायरेक्टली इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा इसमें? लेट अस कंसीडर अ प्रिज्म थ्रू व्हिच अ लाइट इज इंसिडेंट. दिस इज नॉर्मल सो इट विल मेक एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. नाउ रेयर टू डेंसर. अगर यहाँ एयर है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होगा तो रेयर टू डेंसर कहाँ मूव करेगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी. ठीक है. सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ डेंसर टू रेयर होगा. अब मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है. डेंसर टू रेयर क्या होगा? तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी. ठीक है. दिस इज एंगल ऑफ. अब देखो ये जो रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, जब ये इस ये रिफ्रैक्टिंग फेस है, ये भी रिफ्रैक्टिंग फेस है, ये बेस है ट्राइंगल इसका प्रिज्म का. जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था ये बेस है. दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म ए है ये. ठीक है. नाउ अब क्या है कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है जब सेकंड फेज पर गिरेगी देन इट विल एक्ट एज एन इंसिडेंट रे. तो हम इसको आई लिख सकते हैं. आई डैश ही नोट कर दो इसको. और ये एमरजेंट रे है, बाहर निकलती हुई रे है. तो नॉर्मल और एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा. ठीक है. हमें क्या मेजर करना है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. सबसे पहले तो मिनिमम डेविएशन से पहले आपको एंगल ऑफ डेविएशन पता होना चाहिए. डेविएशन मीन्स जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे या एमरजेंट रे है वो कितने स्मॉलेस्ट एंगल पर डेविएट हुई है. ठीक है. तो अगर हम इस एमरजेंट रे को इस इंसिडेंट रे से मीटअप करवा देते तो जो ये एंगल होगा ये एंगल क्या हो जाएगा? हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा. आपने शायद प्रैक्टिकल में अगर ये ध्यान से किया है तो आपको ये मेजरमेंट करना भी आता होगा और इसको निकालना भी आता होगा. आपने उसमें एक ग्राफ बनाया होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन में और आपके पास ये वाली शेप आई होगी. ठीक है. ये कौन सा एंगल है? जहां पर सबसे कम डेविएशन हुई है, जहां सबसे कम बेंड हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. एक बार फिर से ध्यान से समझिए. इसमें क्या है? मैंने एक प्रिज्म ले लिया है, एक रे को इंसिडेंट किया है, ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाएगा. और ये क्या है? नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा ये. ठीक है. नाउ दिस रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट ऑन दिस सेकंड फेज सच दैट इट विल एक्ट एज एन इंसिडेंट रे. अब जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये सेकंड फेज पर जब गिरेगी तो इंसिडेंट होगी तो ये नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या बन जाएगा? आई डैश बन जाएगा. ठीक है. और जो ये बाहर रे आई है ये एमरजेंट रे है हमारी. एमरजेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ एमरजेंस होगा. ठीक है. नाउ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमरजेंट रे. ठीक है. जब ये स्मॉलेस्ट होगा मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलेंगे. ठीक है. तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में क्या होगा? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जिसमें इसको हम किसे डिनोट करेंगे? डेल्टा एम से डिनोट करेंगे. डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है. एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा या डी से डिनोट कर सकते हैं हम. एंगल ऑफ डेविएशन होगा. ए क्या होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म होगा. ठीक है.
नाउ एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए जो कंडीशन क्या है, कंडीशन व्हेन, जब डेल्टा, डेल्टा मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की इक्वल हो जाएगा। तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई देखो जब डेल्टा डेविएशन जो है ये मिनिमम होगी तो ये जो रे होगी ये कैसे होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। तो आई और ई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन आई इज इक्वल टू ई, ठीक है, एंड डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम हो जाएगा, सच दैट आर कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर इज इक्वल टू आई डैश। ये सारी सिचुएशन कैसे, एक बार फिर से समझो। जब ये एंगल बिल्कुल स्मॉलेस्ट हो जाएगा तो ये रे बिल्कुल सीधी हो जाएगी, बिल्कुल पैरेलल। तो अगर पैरेलल हो गई तो आई और ई, आर और आई डैश ये इक्वल हो जाएंगे। यही कंडीशन है हमारी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को निकालने की। वहां से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या फॉर्मूला गिवन है, n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर आपको बहुत डिटेल से ये टॉपिक आपको समझना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं ये शॉर्टकट ही करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है और शॉर्टली मैं इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि हमारा चैप्टर जल्दी से फिनिश हो जाए, रे ऑप्टिक्स एटलीस्ट, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है कि एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म कैसे होगा, उसमें हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले बेस्ड एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल्स है उनको आप ट्राई करना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपकी वहाँ कोई क्वेरीज है तो आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, मैं वो आपको सोल्व करवा दूंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। हम माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। 12th में एनसीईआरटी की सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप के माइक्रोस्कोप गिवन है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप जो बिल्कुल सिंपल होगा, सिंपल मीन्स सिंपल इन द सेंस कि उसमें हम सिर्फ एक ही लेंस का यूज करेंगे, और कंपाउंड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, मम्मा जी ठीक है। अब इसमें हम 2 सिचुएशन, 2 कंडीशन फॉलो करेंगे। कंडीशन क्या होगी कि जब फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट इन द सेंस कि जो हमारी इमेज बनेगी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मीन्स, जहाँ पर जैसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपने 10th क्लास में रीड किया होगा कि हमारी जो आईज है विदाउट स्ट्रेस कितने सेंटीमीटर तक देख सकती है, अच्छे से 25 सेंटीमीटर देख सकती है अगर उनको कोई भी डिफेक्ट नहीं है। तो इसको जो ये 25 सेंटीमीटर होगा इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल, इसमें फर्स्ट हम नॉर्मल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। सेकंड जब इमेज हमारी कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। तो फर्स्ट केस पहले हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा इसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप। पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मीनिंग पता होना चाहिए क्या होगा। जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, माइक्रोस्कोप मीन्स जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखा देगी, ठीक है, मैग्नीफाई बड़ी करके दिखा देगा। तो बेसिकली हमारा एम क्या होगा इसमें, हमारा एम होगा मैग्निफिकेशन निकालना। क्या निकालना, मैग्निफिकेशन निकालना, ठीक है। तो केस 1 क्या होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्ले, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। व्हेन image is formed at least distance of distinct vision means at d is equal to 25 सेंटीमीटर, जो हमारी इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन,
ठीक है, जहाँ पर हम उस डिस्टेंस पर जहाँ विदाउट एनी स्ट्रेस हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, दिस इज फोकस F, 2F, F डैश एंड 2F डैश। ठीक है, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड टू 2F। अब मैंने क्या है, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड टू 2F रख दिया है। ठीक है, तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड टू 2F रखा है, F रखा, आपने 10th क्लास में बहुत सारे केसेस किए होंगे। तो मुझे इमेज कहाँ चाहिए, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर मुझे इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे हम F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर हम, आपने प्रीवियस केस में पढ़ा भी होगा, 10th में भी किया होगा, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि अगर हम F और O के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है। अच्छा मुझे वो बताओ, वो वाला केस बताइए कि जिसमें हमें इमेज बड़ी दिखाई देती है, मैग्नीफाइड दिखाई देगी। सबसे बड़ी किस केस में दिखाई दी थी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया था। तो हमें इमेज पीछे जाकर कैसी बनी थी, इमेज काफी बड़ी इमेज हमें दिखाई दी थी। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है, 10th में भी आपने किया हुआ है और मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको करवा रखा है कि हमने ऑब्जेक्ट को F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा। ठीक है, नाउ वही रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो आगे चली जाएगी। ठीक है, तो हमें कैसे डाइवर्जिंग रेस हमें दिखाई देगी जो मीट नहीं करेगी। और अगर हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो हमें इमेज कहाँ मिलती है, बियॉन्ड टू 2F के पीछे दिखाई देगी A डैश और B डैश। ठीक है, हमारा एम क्या है यहाँ पर, मैग्निफिकेशन को निकालना। ठीक है, नाउ मैग्निफिकेशन क्या है, अब यहाँ पर आपने दो फॉर्मूले रीड कर लिए हैं मैग्निफिकेशन के। क्या एम क्या था, रफली एक बार बता देती हूँ आपको, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, बाय डेफिनेशन और बाय फॉर्मूला हमारे पास ये आए थे। अब इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेंस माइक्रोस्कोपी केस में मैग्निफिकेशन होगा, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय image at optical center to the angle subtended by object at optical center। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि हमें एंगल कहाँ, मैग्निफिकेशन क्या होगी, वो एंगल जो इमेज ने, ये इस इमेज ने ऑप्टिकल सेंटर पे बनाया है और किसका रेशो, ऑब्जेक्ट ने जो ऑप्टिकल सेंटर पे बनाया है। अब आप यहाँ से देखो, इमेज भी सेम एंगल बनाएगी ऑब्जेक्ट भी। तो हम अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमने ये सपोज किया कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए हैं, हम यहाँ ले आए हैं। ठीक है, ये मान लो A डैश B, ये B यहाँ आ गया है। ठीक है, नाउ मान लो इसका नाम बता दो आप C। ठीक है, नाउ अब हम देखें कि ऑब्जेक्ट ने ऑप्टिकल सेंटर पर कितना एंगल बनाया है। चलो देखते हैं, ऑब्जेक्ट ने, ये मैंने क्या ले लिया है, ऑब्जेक्ट को ले लिया। ठीक है, इसको मैंने डिनोट कर दिया है अल्फा से। अब इमेज ने इस पर कितना एंगल बनाया है, बीटा से डिनोट कर दिया मैंने इमेज को। ठीक है, मीन्स ये किस का रेशो हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा। एंगल स्मॉल है तो मैं टेंजेंट भी इसके साथ टेंजेंट ले सकती हूँ, टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, देखो, फ्रॉम ट्रायंगल टेंजेंट ऑफ बीटा, फ्रॉम ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ट्रायंगल A डैश B डैश O, A डैश B डैश O। टेंजेंट ऑफ बीटा किसके इक्वल है, देखो आप, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय A डैश, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय A डैश O। ठीक है, एंड फ्रॉम ट्रायंगल A डैश C O
ए डैश सी ओ टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ए डैश सी डिवाइडेड बाई ए डैश ओ, ये वाली ए बी ओ, सॉरी ट्राइंगल ए बी ओ, ट्राइंगल दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, वो वाला नहीं लेंगे, ए बी ओ टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ, ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें क्या गलती कर दी कि मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है, इस वाले ट्राइंगल से मैंने बीटा कैलकुलेट किया। हम बीटा को अगर इस वाले ट्राइंगल से कैलकुलेट करेंगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेट पड़ेगा। हम बीटा को कैलकुलेट करते हैं टेंजेंट ऑफ बीटा को बाय टेकिंग ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है। और जो ये हो जाएगा ट्राइंगल, देखो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश सी ओ, यहां से हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश सी ओ, ठीक है। अल्फा टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या होगा, ए डैश सी डिवाइडेड बाई ए डैश ओ, ठीक है। एंड फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ओ पूरा क्या बना रही है, देखो यहाँ से लिख रही है तो ये बीटा बना रही है, तो टेंजेंट ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, जो ए डैश सी, कहाँ ए डैश सी किसकी इक्वल है, ए बी की इक्वल है, तो मैं इसको ए बी लिख सकती हूँ, देखो ए डैश सी किसकी इक्वल है, ए बी की इक्वल है, तो ए बी डिवाइड बाई ए डैश ओ आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट आउट कर दीजिए, यहाँ हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए ओ, टेंजेंट ऑफ अल्फा ए बी डिवाइड बाई ए डैश ओ, ठीक है। ये आ जाएगा ए डैश ओ डिवाइडेड बाई ए ओ, ए डैश ओ डिवाइडेड बाई ए ओ। ए डैश ओ देखो यहाँ से क्या है, ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या था, u, और ए ओ इमेज, ये हमारी क्या है, अच्छा ये इमेज है, ठीक है, सॉरी v, ए ओ ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा तो ये क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक है। तो ए डैश ओ क्या है हमारे पास v, ए ओ क्या है हमारे पास u, वैसे माइनस बी बाई माइनस यू आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा केस क्या है कि इमेज कहाँ बनी है, इमेज हमने कहाँ ले रखी है, डी पर ले रखी है, तो v को हम d भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम आगे करते हैं, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन कितनी आ गई है, यहाँ से हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गई है v बाई यू। अब आपने एक रिलेशन लेंस फॉर्मूला किया था, लेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, दोनों तरफ आप v से डिवाइड कर दो, v, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास v बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई यू, ठीक है। और v क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ d, v को क्या रखेंगे हम, माइनस ऑफ d, ठीक है। v बाई एफ, आप यहाँ से v बाई यू की वैल्यू निकाल लो, v बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ आ जाएगा, ठीक है। अब तो हमारे पास v बाई यू मैग्निफिकेशन थी, तो मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या आ जाएगी, 1 माइनस v बाई एफ, और v क्या है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, या फिर v को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ d लिख सकते हैं, तो ये माइनस d रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस d बाई एफ। तो ये हमने क्या कैलकुलेट की है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट की है इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में क्या हो जाएगी, 1 प्लस d बाई एफ। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम इसका सेकंड केस करेंगे, जब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब आपको पता है कि इमेज कब इन्फिनिटी बनते हैं, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज हमारी इन्फिनिटी मिले, तो ये सेकंड केस हम करेंगे अभी, ठीक है।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केस 2। केस 2 डिस्कस करेंगे हम, जिसमें इमेज हमारी इन्फिनिटी भी बनेगी या रिलैक्स्ड आई केस भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, ठीक है, या रिलैक्स्ड आई केस, ठीक है। इमेज इन्फिनिटी भी कब बनेगी आप याद करो, हमने कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, जब हमें इमेज इन्फिनिटी पे मिली थी। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी भी मिलेगी। और जब ये केस आपको याद आया होगा 10th क्लास में हमने किया था और मेरी प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने ये करवाया हुआ, ठीक है। तो चलो लेट्स ड्रॉ इट्स रे डायग्राम। रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं भाई। कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज एफ एंड दिस इज 2f, एफ डैश 2f डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, केस देखो, इमेज कहाँ बन गई, इन्फिनिटी पर, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, यहाँ, ठीक है, फोकस पर रखना है, एट फोकस, ये फोकस है। वही कहाँ से पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होगी। ऑप्टिकल सेंटर से आगे जाते ही दिखाई दे कि मीट नहीं कर पाएंगी, डाइवर्ज होगी। हमने इनको बैकवर्ड जब प्रोड्यूस करने की कोशिश की तो ये बैकवर्ड हमें कहाँ पर मिलेगी, इमेज हमें इन्फिनिटी पर मिलेगी। इमेज हमें कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पर मिलेगी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए एग्जाम में कि सिंपल माइक्रोस्कोप का वो केस निकालो जब इमेज हमारी इन्फिनिटी में फॉर्म कर रही है, या फिर डिराइव द रिलेशन फॉर रिलैक्स्ड आई केस इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, पूरी जो पहले मैंने कैलकुलेशन की थी वो पूरी कैलकुलेट करनी है, और फिर आगे जो प्रोसीड करूंगी वो। और अगर सिर्फ सेकंड, अगर इसी में ही सेकंड केस आ जाए तो आप डायरेक्टली फर्स्ट का रे डायग्राम फॉलो करते हुए सेकंड का रे डायग्राम भी बनाना है। और आपने जो प्रीवियस केस में जो मैग्निफिकेशन निकाली थी m इज इक्वल टू वी बाई यू, ये लेना है आपको, ठीक है। अब v हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इस केस में लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन मींस v हमारी कहाँ बनेगा, माइनस ऑफ d पर बनेगा। अब आप खुद देखिए u क्या है यहाँ पर, ये u है हमारा, और u हमने कहाँ रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ, तो u किसके इक्वल होगा, फोकल लेंथ के इक्वल होगा। तो u क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ f हो जाएगा। तो ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो इस केस में हमारी मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, d बाई एफ हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल केस है, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होंगे, डायग्राम, रे डायग्राम आपका ठीक होना चाहिए। अगर रे डायग्राम ही गलत है तो कोई कैलकुलेशन आपकी चेक ही नहीं होगी। तो सो यू हैव टू फोकस ऑन मेकिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम आपका ठीक होना चाहिए, रूल्स को अच्छे से फॉलो करना। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि पूछ क्या रखा है। अगर फर्स्ट और सेकंड कंबाइंड पूछ रखा तो इसके लिए फिर से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू रिकैलकुलेट इट। आप डायरेक्टली वहां से उठाना m इज इक्वल टू वी बाई यू और वैल्यू को प्लेस कर देना। और अगर सिर्फ ही सिंपल केस के बारे में, सिंपल माइक्रोस्कोप में इसी केस के बारे में आपको पूछ रखा है तो आपको फर्स्ट केस भी डिराइव करना पड़ेगा, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा हमारे पास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंसेज होंगे, ठीक है। तो उन दोनों में हम इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आया था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।